गाइस। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो कि जेपीएससी मेंस का एक टॉपिक है, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है भारत में परमाणु नीति के रुझान। 600 शब्दों में। तो भारत में परमाणु नीति के रुझान जो ये टॉपिक है, ये किस जगह पे है, सिलेबस में कहाँ पे, वो पहले देख लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक ओवरव्यू मिल जाता है और उससे ये पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे हम लोग हैं, आगे क्या करना है, इसके पहले क्या हो चुका है। तो सिलेबस में आते हैं। पहले ये सिलेबस हो गया। इसमें देखिए अभी हम लोग जो हैं नाभिकीय ऊर्जा के गुण तथा दोष, परमाणु नीति में नए रुझान, एनपीटी। तो परमाणु नीति में नए रुझान जो है वो इस पॉइंट पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इसके पहले का जो टॉपिक है उस पे हम जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जैसे उसका नाम हम पढ़ दे रहे हैं, जैसे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, इस पे हो चुका है। और दूसरा आपका देश में ऊर्जा की मांग, उस पे हो गया है। फिर नाभिकीय ऊर्जा गुण तथा दोष पे हो चुका है, सारा हिंदी में हुआ है। और अभी जो है परमाणु नीति में नए रुझान पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट पे आते हैं। इसका ये पॉइंट आ गया, भारत में परमाणु नीति के रुझान 600 शब्दों में। सिलेबस में टॉपिक थोड़ा घुमाया हुआ है, वो इंडिया के प्रोस्पेक्ट से ही पूछ रहा है, इसलिए हम भारत में परमाणु नीति के रुझान पे ही डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें भारत के प्रोस्पेक्ट से प्लस इसका जो रिलेशन है वर्ल्ड वाइड पे, इससे क्या रिलेशन निकलता है, वो भी इसमें डिस्कशन में इसका कंटेंट में डाला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि भारत में परमाणु नीति के रुझान, इसको पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, इसका देख लेते हैं। तो भारत की परमाणु नीति पिछले दशकों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। कह रहा है कि पिछले दशकों में, कुछ दशक से जो है सो प्रीवियस डिकेड से ये कुछ खास रूप से विकसित हुई है। क्या है, आगे देखते हैं। जो बदलती भू राजनीतिक वास्तविकताओं, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाती है। क्योंकि ये है कि इंडिया में जो आपका न्यूक्लियर पॉलिसी जो है, वो जिस हिसाब से हम लोग का इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी बदलता गया है, रिफाइन होते गया है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हुआ है कि जो भू राजनीतिक वास्तविकताएं जो है, मतलब कि जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ जो है, कंट्री टू कंट्री जो पॉलिटिकल रिलेशंस होता है, पॉलिटिकल वार्स होता है, वो सब को लेकर के, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हुआ, और नेशनल सेफ्टी को लेकर के इंडिया में भी बहुत सारा जो है न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के अपडेट किया गया, कुछ कुछ चीज़ों को चेंज किया गया, एक नया पॉलिसी लाया गया है, वो बताया जा रहा है। वो किस प्रोस्पेक्ट से किया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए हम इस पर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इंडिया में जो नेशनल न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो पिछले दशक से, मतलब करीब 10 साल के ड्यूरेशन में काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। पहले इंडिया क्या था कि एक बोला जाए तो शांति प्रिय देश के रूप में न्यूक्लियर पॉलिसी को ये किया था, लेकिन अभी जो है वो एक डिफेंसिव हो गया इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी। तो क्यों हुआ, उसका 2-3 पॉइंट है। एक है कि भू राजनीतिक वास्तविकताओं, या तो जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ जो है, इंग्लिश वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं बीच बीच में, क्योंकि अभी क्या है कि
कुछ कुछ वर्ड जो हिंदी का है वो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है और हिंदी का वर्ड टफ लगने लगता है। तो इसलिए जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ जो अभी है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और नेशनल सेफ्टी को लेकर के ये सब पॉलिसी अपडेट हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु नीति के प्रति भारत का दृष्टिकोण हमेशा सतर्क रहा है। ये हमेशा अलर्ट रहा है परमाणु नीति न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के, जो शांतिपूर्ण इरादों, रणनीतिक स्वायत्तता और एक मजबूत अप्रसार नीति पर आधारित है। ठीक है। साथ ही विश्वसनीय निवारण सुनिश्चित करता है। भारत की परमाणु नीति के रुझान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकास से न्यूनतम विश्वसनीय निवारण और वैश्विक अप्रसार जुड़ाव के सिद्धांत की ओर एक निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है। वही चीज़ कह रहा है जो पहले हम बताएं कि भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी था वो पहले शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकास के रूप में था, मतलब उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में यूज करना है और ऐसे ये सब को लेकर के था कि डोमेस्टिक यूज के लेकर के था। लेकिन अभी क्या है कि न्यूनतम विश्वसनीय निवारण और वैश्विक अप्रसार जुड़ाव के सिद्धांत की ओर वो चेंज हुआ है। ये दोनों जो इसमें पॉइंट है उसके बारे में डिटेल्स नीचे दिया गया है, उसको हम पढ़ देते हैं। तो पहला है शांतिपूर्ण शुरुआत। तो शांतिपूर्ण शुरुआत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि भारत की परमाणु यात्रा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ शुरू हुई। ठीक है। इसका पहले जो इंडिया का पर्पज था वो बहुत पीसफुली एम लेके चला था, बहुत लिमिटेड इसका यूज था। लेकिन बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी भाभा ने के नेतृत्व में वैज्ञानिक विकास पर जोर दिया। भारत का जो न्यूक्लियर फादर जो है वो जहांगीर भाभा जो है, होमी भाभा जो है, उनके नेतृत्व में न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। और बोल रहा है कि 1948 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने कानूनी आधार तैयार किया। 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा अधिनियम न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट जो है वो एक लीगली एक तैयार हो गया और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई 54 में। और भारत का प्रारंभिक रुख परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन और कृषि अनुसंधान के लिए करने का था। पहले इसका एम्बिशन ऐसा था कि बिजली उत्पादन करना और कृषि अनुसंधान करना, लेकिन 1950 के दशक में अमेरिका द्वारा शुरू किए गए शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम में भारत की सक्रिय भागीदारी से यह और पुष्ट हुआ। कहना चाह रहा है कि जो इंडिया का जो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का यूज को लेकर के जो इसका कमिटमेंट था और कृषि के लिए, बिजली के लिए था, वो 1950 के दशक में जब अमेरिका परमाणु ऊर्जा को लेकर के एक पॉलिसी लाया था उसमें इंडिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो उससे ये चीज़ पुष्ट हो जाता है कि इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के काफ़ी शांतिपूर्ण है, पीसफुली यूज करने के मोटिव में है वो चीज़ को लेकर के। तो ये शांतिपूर्ण शुरुआत में यही सब इसका पॉइंट है। पहला क्या था कि इसमें कि भारत का जो परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर जर्नी जो है वो काफ़ी पीसफुली स्टार्ट होता है और स्वतंत्रता के बाद जो है इस पे काफ़ी विकास हुआ, वो भी होमी भाभा के नेतृत्व में, जो कि परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम जो है उसके लिए। फिर दिया है कि 1948 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम दो इसमें से एक आया है, एक 1948 में, एक 1954 में। तो 1948 में क्या है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम
लेकर के कानूनी आधार तैयार किया गया और 54 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना किया गया। ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि भारत का प्रारंभिक रुख जो था उसका था कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए यूज करना है न्यूक्लियर एनर्जी को, और वो चीज़ 1950 के दशक में पुष्ट भी किया जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया शांतिपूर्ण शुरुआत पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आता है रणनीतिक बदलाव 1974 परमाणु परीक्षण से। देखिए इसमें डिटेल हम कर दे रहे हैं कि 1900 अभी जो शांतिपूर्ण शुरुआत का हम बात किए 1948 में जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम बना, कानूनी आधार तैयार किया गया, और 1954 में जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो बना, और 50 में जो इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अमेरिका के साथ, वो सब दिखाया कि इंडिया काफ़ी पीसफुली और बहुत सोच समझ के न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेगा, जैसे बिजली उत्पादन और आपका एग्रीकल्चर को लेकर के। लेकिन ट्विस्ट कब आता है वो देखना है। दूसरा में जो रणनीतिक बदलाव के बारे में हम दूसरा पॉइंट में जो बात कर रहे हैं वो है कि 1974 ईस्वी में इंडिया जो है पोखरण में एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तो वहाँ से इंडिया का जो रुख है वो बदल जाता है। अब आगे इसमें डिटेल दिया है, हम पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करें। कहना चाह रहा है कि 1974 में पोखरण में हुई स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण के साथ यह महत्वपूर्ण मोड़ आया जिसे भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट PNI कहा था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कह सकते हैं इसको, PNE कहा था। इसने विशुद्ध रूप से शांतिपूर्ण उपयोग से परमाणु क्षमता के प्रदर्शन की नीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया। वही बात कह दिया कि शांतिपूर्ण उपयोग जो पहले बात कर इंडिया का था, अब परमाणु क्षमता का प्रदर्शन की नीति में बदलाव आ गया। मतलब इंडिया वर्ल्ड वाइड में ये अपना कैपेसिटी शो कर किया परमाणु टेस्ट करके पोखरण में कि हम भी एक एटमी पावर है, हम भी, मेरे पास भी न्यूक्लियर कह सकते हैं कि मिसाइल हो सकता है, न्यूक्लियर बम हो सकता है, ये सब को लेकर कि हम भी एक एटमी कंट्री है, वो चीज़ है। तो इसमें बड़ा बदलाव आया। फिर है कि इस परीक्षण की वैश्विक आलोचना हुई। ये तो ऑब्वियस है, बात सही है कि वर्ल्ड वाइड में कहीं ना कहीं बहुत जगह क्रिटिसाइज होता है, आलोचना हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG जो है का गठन हुआ, जिसने भारत के साथ परमाणु व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सब स्ट्रेटेजिकल व्यू है कि कुछ दिन के लिए जैसे कि परमाणु व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वो सब न्यूक्लियर टेस्ट के साइड इफेक्ट है। फिर बोला जा रहा है कि इसके बावजूद भारत परमाणु अप्रसार संधि NPT से बाहर रहा। NPT जो था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो था उससे बाहर रहा, इंडिया साइन नहीं किया था, और यह तर्क देते हुए कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसने 5 देशों की परमाणु स्थिति को वैध बना दिया जबकि अन्य को इससे वंचित कर दिया। इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि NPT जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो था, परमाणु अप्रसार संधि, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी कंट्री जो है सो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा आगे, लेकिन उसमें से UNO में जो 5 परमानेंट कंट्री है जैसे USA है, रसिया है, चाइना है, वो सब और कुछ कंट्री है, वो सब को लेकर के कि ऑलरेडी उसके पास परमाणु बम एटॉमिक पावर है, लेकिन वो सबको बैन ना करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको बैन करता है, इसलिए इंडिया उसमें साइन नहीं किया था, और भी कंट्री पाकिस्तान भी साइन नहीं किया था उस समय।
इसीलिए इसको भेदभावपूर्ण कहा गया, क्योंकि इसमें पार्शलिटी है, साफ दिखता है। तीसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, तीसरा, पहला दूसरा क्या था, शांतिपूर्ण शुरुआत, दूसरा रणनीतिक बदलाव 1974 परमाणु परीक्षण के बाद। तीसरा पॉइंट आता है रणनीतिक सिद्धांत का विकास। अब आता है रणनीतिक सिद्धांत, मतलब इंडिया जब एटमी पावर हो गया तो इसका कुछ अपना कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दिया गया है कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, उसके बारे में बोल रहा है। भारत ने अगले 2 दशकों तक परमाणु अस्पष्टता बनाए रखी। 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण पोखरण-2 किए और औपचारिक रूप से खुद को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया। 1998 का बात है। परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया और इन परीक्षणों के बाद भारत ने प्रमुख सिद्धांतों के साथ एक औपचारिक परमाणु सिद्धांत की घोषणा की। एक प्रिंसिपल दिया गया है, उसमें आगे डिस्कशन में है, बताते हैं। बोल रहा है कि पहले प्रयोग नहीं, NFU, भारत तब तक परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा जब तक कि परमाणु हथियारों का उपयोग करने वाला कोई विरोधी उस पर पहले हमला ना करे। ये इसका एक प्रिंसिपल है, इसको डॉक्ट्रिन्स भी कह सकते हैं। दूसरा है कि विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। इसमें है कि भारत अपने शत्रुओं को रोकने के लिए केवल आवश्यक संख्या में ही परमाणु हथियार रखेगा। तीसरा पॉइंट है नागरिक नियंत्रण, मतलब परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से नागरिक निगरानी में रहेगी वो चीज़। ये सब इसका प्रिंसिपल्स। 3 पॉइंट हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा में क्या था? पहला था शांतिपूर्ण शुरुआत, दूसरा था रणनीतिक बदलाव, तीसरा था रणनीतिक सिद्धांत का विकास। चौथा में आता है असैन्य परमाणु सहयोग और वैश्विक सहभागिता। असैन्य परमाणु सहयोग और वैश्विक सहभागिता, तो इसमें बोल रहा है कि 2000 के दशक में भारत की परमाणु नीति ने सुरक्षा चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों को समायोजित करना शुरू कर दिया। एक ऐतिहासिक क्षण भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता 2008 था, जिसने भारत को NPT से बाहर होने के बावजूद असैन्य परमाणु तकनीक और ईंधन तक पहुंच प्रदान की। इसको कह सकते हैं कि 2000 ईस्वी में, 2000 के दशक में भारत की परमाणु नीति ने सुरक्षा चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों को समायोजित करना शुरू कर दिया। मतलब कुछ स्ट्रेटेजिकल चेंजेज लाया और उसका रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं, या तो हिस्टोरिकल मोमेंट, ऐतिहासिक क्षण, तब इसका दिखता है झलक जब भारत अमेरिका जो है एक समझौता पे साइन करता है। असैन्य परमाणु समझौता 2008 का है, जिसमें क्या है कि भारत NPT से बाहर होने के बावजूद भी, NPT में साइन नहीं किया है, फिर भी असैन्य परमाणु तकनीक और ईंधन तक पहुंच प्रदान की। मतलब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर के उसका जो सो एक तरह से परमिशन मिल जाता है, जो इंडिया को मिलता है। और इस समझौते को NSG से छूट प्राप्त हुई और भारत ने असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे असैन्य परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखा गया। इसने रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना अलगाव से वैश्विक परमाणु ढांचे में मुख्य धारा के एकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को चिन्हित किया। यही
ठीक है, अब आता है 5वां पॉइंट। बोल रहा ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान। तो इसमें कह रहा है कि भारत स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा के समाधान के रूप में परमाणु ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने की अपनी रणनीति के तहत परमाणु क्षमता का विस्तार करने की योजना बना रही है। दाब युक्त भारी जल रिएक्टरों PHWR का स्वदेशी विकास साथ ही भविष्य में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की तैनाती इस प्रवृत्ति को दर्शाती है। ये हो गया इसका 5वां पॉइंट। 6ठा में आते हैं कि हालिया और उभरते रुझान। इसमें बोल रहा है कि परमाणु त्रिकोण का सुदृढ़ीकरण। भारत अपनी भूमि, वायु और समुद्र आधारित परमाणु वितरण प्रणालियों को उन्नत कर रहा है, जिसमें पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें SLBM भी शामिल है। प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण। इसमें क्या है कि भारत घरेलू परमाणु ईंधन चक्र क्षमताओं में निवेश कर रहा है और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम कर रहा है। अब आता है परमाणु अप्रसार भागीदारी। भारत निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार के लक्ष्यों का समर्थन करता है, लेकिन एक गैर भेदभावपूर्ण ढांचे की भी मांग करता है। परमाणु सुरक्षा और संरक्षा। फुकुशिमा के बाद भारत ने परमाणु सुरक्षा और आपदा तैयारी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। निष्कर्ष कंक्लूजन में क्या है देख लेते हैं कि भारत की परमाणु नीति शांतिपूर्ण उपयोग से रणनीतिक निवारण की ओर और अब जिम्मेदार वैश्विक भागीदारी और ऊर्जा स्थिरता की ओर विकसित हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ संतुलित करते हुए भारत अपने परमाणु प्रक्षेप पथ में संयम, जिम्मेदारी और यथार्थवाद की नीति का पालन करना जारी रखे हुए हैं। यही था इसका सारा, इसका नोट्स है। लास्ट में निष्कर्ष का इसका हो गया। एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो भारत में परमाणु नीति के रुझान में पहला इंट्रोडक्शन दिए, फिर शांतिपूर्ण शुरुआत के बारे में, दूसरा पॉइंट रणनीतिक बदलाव, तीसरा रणनीतिक सिद्धांत पे, चौथा सैन्य परमाणु सहयोग और वैश्विक सहभागिता था, पांचवा ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान, छठा में हालिया और उभरते रुझान, फिर परमाणु अप्रसार भागीदारी और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, थैंक यू।